गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 हम शुरू कर चुके हैं और चैप्टर 5 में कॉलॉइड के बारे में भी हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। कल हम कॉलॉइड के टाइप के बारे में पढ़ रहे थे, कॉलॉइड कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। उसी का जो बचा हुआ भाग है, तीसरा भाग उसका कॉलॉइड के वर्गीकरण का, उसको आज हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैं तुम्हें रिमाइंड करा देती हूँ, जो 2 पार्ट तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सबसे पहला जो वर्गीकरण हमने किया था वो वर्गीकरण था भौतिक अवस्था के आधार पर। जो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था होती है, उसके आधार पर हमने सोल, जेल, एमल्शन इसमें वर्गीकृत किया था कॉलॉइड विलियन को। जो दूसरा वर्गीकरण हमारा आधारित था इनके बीच के आकर्षण बल के आधार पर। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के बीच में आकर्षण बल यदि तीव्र होता है, आसानी से घुल जाता है, उसको हम द्रव स्नेही कॉलॉइड बोलते हैं। और यदि आसानी से नहीं घुल पाता है तो उसको हम द्रव विरोधी कॉलॉइड बोलते हैं। अब जो तीसरा वर्गीकरण है वो वर्गीकरण है उन कणों के आधार पर जिन कणों से कॉलॉइड विलियन बनाया जाता है। इसमें सबसे पहला वर्गीकरण अपना आता है, सबसे पहला प्रकार आता है बहुआण्विक कॉलॉइड। ठीक है, कणों के आकार के आधार पर जो हम वर्गीकरण करते हैं उसका सबसे पहला भाग है बहुआण्विक कॉलॉइड। बहुआण्विक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बहुआण्विक मतलब बहुत सारे कण मिलकर बने हुए, बहुत सारे अणु मिलकर एक कॉलॉइड विलियन बना रहे हैं, एक कॉलॉइड बना रहे हैं। अब इसमें मैंने एक उदाहरण लिखा हुआ है S8 अणु। S8 अणु मतलब सल्फर के जो 8 परमाणु हैं वो मिलकर एक अणु बनाते हैं। और इस S8 के मतलब सल्फर के 8 परमाणु एक साथ मिलकर, काफ़ी सारे एक साथ मिलकर फिर एक कॉलॉइड विलियन बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्फर का सोल बोला जाता है जिसको, क्योंकि सॉलिड को हम घोलते हैं द्रव के अंदर, ठोस को हम द्रव के अंदर घोलते हैं तो इसलिए उसको सोल बोला जाता है, सल्फर का सोल बोलते हैं। यहाँ इस चित्र में देखो, ये छोटे छोटे जो कण दिखाई दे रहे हैं, इन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। यहाँ मैंने लिखा भी है लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम आकार के परमाणु। अब वो परमाणु आपस में मिलकर एक बड़ा अणु बना रहे हैं। ये बड़ा बना दिया, ये जो बड़ा बना है ये है हमारा कॉलॉइड विलियन या कॉलॉइड। अब इस कॉलॉइड का जो आकार है वो कितना आ जाएगा, 1 nm से ज़्यादा का आकार आ जाएगा। जो कॉलॉइड का अपना आकार होता है, जो आकार की रेंज तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो क्या था आकार अपना, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच का आकार। ठीक है, तो जब वो आकार आ जाएगा तो वो कॉलॉइड का विलियन बन जाएगा। ठीक है, ये अपना पहला प्रकार था। अब जो दूसरा प्रकार है, आकार के आधार पर उस दूसरे प्रकार का नाम दिया गया है वृत्त आणविक कॉलॉइड। ठीक है, इंग्लिश में इसको मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड बोलते हैं। वृत्त आणविक नाम से ही पता चल रहा है कि बड़ा अणु है। जैसे स्टार्च का अणु, मैंने नाम नहीं लिखा क्योंकि स्टार्च के बारे में हमने कल पढ़ा था एक उदाहरण। ठीक है, प्रोटीन का नाम लिखा है, प्रोटीन का अणु, स्टार्च का अणु। एक जैव आणविक नाम से एक चैप्टर भी है केमिस्ट्री में, तो उसमें तुम ये दोनों संरचनाएं पढ़ने वाले हो। प्रोटीन की संरचना भी पढ़ोगे और स्टार्च की संरचना भी पढ़ोगे। ये दोनों अपने कॉलॉइड वाले चैप्टर में ये एक कॉलॉइडल विलियन के प्रकार हैं। प्रोटीन भी एक तरह का कॉलॉइडल विलियन बनाता है और स्टार्च भी एक कॉलॉइडल विलियन बनाता है। तो जो प्रोटीन का अणु है बहुत बड़ा अणु है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक साथ जुड़कर प्रोटीन का अणु बनाते हैं। बहुत सारे ग्लूकोज के अणु एक साथ जुड़कर स्टार्च का अणु बनाते हैं। अब ये अपने, जब इनको जल में घोला जाता है, जब इनको द्रव में घोला जाता है तो घुलने पर इनके अणुओं का आकार कॉलॉइड के आकार का हो जाता है। 1 nm से ऊपर हो जाता है, 1000 nm तक, 1 से 1000 nm के बीच का जो परास है वो आ जाता है, वो रेंज आ जाती है। तो इसीलिए इनको कॉलॉइड विलियन की श्रेणी में रखा जाता है। ये दूसरा प्रकार है अणु कणों के आकार के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है, ये उसका दूसरा प्रकार है। अब तीसरे प्रकार में आते हैं। तीसरे प्रकार का नाम है, देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है और स्क्रीनशॉट भी मैं तुम्हारे पास भेज चुकी हूँ, संगुणित कॉलॉइड। संगुणित कॉलॉइड को इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। एसोसिएटेड कॉलॉइड्स मतलब वो कॉलॉइड ही है लेकिन एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। अगर वो अकेले हैं तो वो कॉलॉइड नहीं है, और अगर वो एक साथ जुड़े हुए हैं तो फिर वो कॉलॉइड की तरह से काम करते हैं। जैसे इसका उदाहरण यहाँ पर लिया है मिसल, और मिसल साबुन से बनता है। साबुन भी मिसल बनाता है और लोग भी मिसल बनाते हैं, मतलब और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिसल बनाते हैं, लेकिन साबुन मिसल बनाता है, जो कॉमन उदाहरण है जो तुमने 10th क्लास में पढ़ा है।
अब मिसेल है क्या और ये संगुणित कोलोइड का सिद्धांत क्या है, किस आधार पर हम इनको संगुणित कोलोइड बोलते हैं। जब हम ये बोल रहे हैं कि वो संगुणित कोलोइड नहीं, वो कोलोइड नहीं होता लेकिन कोलोइड बन जाता है, तो कोलोइड कब नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, कारण क्या है उसका। देखो, अगर इसकी कम सांद्रता होगी, साबुन को हमने जल में घोला लेकिन साबुन के अंदर केवल साबुन को पानी के अंदर डाल के निकाल लिया, पानी के अंदर डाला और निकाल लिया, बहुत कम सांद्रता साबुन की जल के अंदर जाएगी, तो वो साबुन की तरह काम नहीं करेगा, कोलोइड की तरह काम नहीं करेगा, उससे कपड़े नहीं धोए जा सकते। कारण क्या है कि वो एक विद्युत अपघटक की तरह काम करेगा, उस कम सांद्रता में विद्युत अपघटक की तरह काम करेगा। जो उसके अंदर सोडियम के आयन थे वो जल में घुले रहेंगे, जो उसके अंदर ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग था वो जल में नहीं घुलेगा, लेकिन वो एक विद्युत अपघटक बना रहेगा क्योंकि वो दो आयनों में विभक्त हो जाएगा, जल के संपर्क में आते ही दो आयनों में विभक्त हो जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड का उदाहरण मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे ही जल के संपर्क में आता है, AQ का मतलब जल में घुला हुआ, जैसे ही जल के संपर्क में आता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में विभक्त हो जाता है, उसके बाद ये सोडियम क्लोराइड नहीं बचा रहता। इसी तरह से साबुन भी, अगर हमने जल के अंदर से साबुन की टिकिया को निकाल लिया तो भी थोड़ा बहुत भाग उसका घुला है और घुलने के बाद वो विद्युत अपघटक की तरह से काम करेगा। लेकिन एक निश्चित सांद्रता के बाद, उस सांद्रता का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है क्रांतिक मिसेल सांद्रता। इस निश्चित सांद्रता के बाद क्रांतिक मिसेल सांद्रता, इसको हम छोटे रूप में लिखते हैं, इसका एब्रिविएशन लिखते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इंग्लिश में लिख देती हूँ यहाँ पर, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्रिटिकल मिसेल सांद्रता। ये सांद्रता महत्वपूर्ण क्यों है? इस सांद्रता से नीचे साबुन का घोल या संगुणित प्रकार के जो कोलोइड हैं वो विद्युत अपघटक की भांति कार्य करते हैं, और इस सांद्रता के ऊपर वो कोलोइडी विलयन की तरह से काम करते हैं। ठीक है, अब एक और टर्म मैंने यहाँ पर लिखी है, क्राफ्ट तापमान, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक एक नंबर के क्वेश्चंस में पूछी जाती है। क्राफ्ट तापमान या टीके से लिखा जाता है इसको। क्राफ्ट तापमान क्या है? वह तापमान जिस पर CMC, क्रांतिक मिसेल सांद्रता बनती है, उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट तापमान। ठीक है, तो ये जो क्राफ्ट तापमान है और क्रांतिक मिसेल सांद्रता है, ये केवल संगुणित कोलोइड में ही पढ़ा जाता है, और इसी वजह से ये संगुणित जो कोलोइड है ये अपने बहुआण्विक कोलोइड से अंतर किया जाता है। इन दोनों में मेन अंतर ये है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इसकी क्रिया विधि, क्योंकि हमें मिसेल के बारे में पूरा पढ़ना है, पूरा जानना है मिसेल के बारे में, क्या मिसेल होता है, कैसे वो काम करता है। वैसे 10th में तुम थोड़ा पढ़ चुके हो, पर उसको एक बार अपने जितने भी पॉइंट्स तुमने 10th में पढ़े थे उनको वापस से रिकलेक्ट कर लो अपनी मेमोरी में। रिकलेक्ट मतलब वापस इकट्ठा कर लो यहाँ पर। तो उनको इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले साबुन का मैंने नाम दिया सोडियम स्टीयरेट, अंग्रेजी का नाम है, और इसको हिंदी में भी सोडियम स्टीयरेट ही कहा जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, हिंदी में भी सोडियम क्लोराइड ही बोला जाता है। तो सोडियम स्टीयरेट का कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, उसे सोडियम स्टीयरेट ही बोलेंगे। तो सोडियम स्टीयरेट सामान्य भाषा में जिसको हम साबुन बोल रहे हैं, उसके दो भाग होते हैं। यहाँ मैंने इसका सूत्र लिखा हुआ है सोडियम स्टीयरेट का, C17H35 COO Na। Na के ऊपर क्योंकि धनावेश आएगा, बहुत ही विद्युत धनी तत्व है, धनावेशित होता है, किसी के भी साथ मिला हुआ होगा, धनावेश जाने नहीं देता अपने पास से, यहाँ पर भी ये धनावेश प्रदर्शित करता है। इसलिए इसकी तुलना में जो एसिड का भाग है, जो अम्ल का भाग है, उसके ऊपर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, अब ये धनावेश और ये ऋणावेश हमें आगे की क्रियाविधि को समझने में सहायता करेगा। ये एक सामान्य संरचना इसकी बनाई हुई है, जिसमें हमने कार्बन की श्रृंखला पूरी ना बनाकर उसको ऐसे बना दिया कार्बन की श्रृंखला। ठीक है, ये कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है जिसको जल विरोधी बोला जाता है, क्योंकि ये पानी में घुलती नहीं है, जल में घुलनशील नहीं है। और पूंछ मैंने लिखा क्योंकि इसको टेल बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल बोला जाता है, तो मैंने हिंदी में इसको जल विरोधी पूंछ लिख दिया है। फिर आगे वाला जो भाग है, जो सिर की तरफ वाला भाग है, उसको हम बोलते हैं जल स्नेही सिर।
हेड, क्या बोलेंगे इसको, जल स्नेही सिर या फिर लायोफिलिक हेड। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं अपने चित्र में। देखो ये कपड़ा पानी के अंदर भिगोया हुआ, ये मैंने बाउंड्री बनाई कपड़े की, क्योंकि जब कपड़े को बाल्टी के अंदर भिगोया जाता है तो एक लेवल हाथ टच करके हम देख सकते हैं कहाँ तक कपड़ा भीगा हुआ। तो ये वही लेवल मैंने बनाया, कपड़े के ऊपर मैल लगा हुआ। मैल को बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि हमें मैल से ही मतलब है, कपड़े से मतलब नहीं है। मैल से मतलब उसी को बाहर निकालना। तो ये मैल को थोड़ा सा बड़ा आकार दे दिया। अब होगा क्या, ये जो साबुन हमने लगाई है या घोल रखी है इसके अंदर, ये जो साबुन हमने घोल रखी है उस साबुन का जो ये पूंछ वाला भाग, ये क्योंकि द्रव विरोधी है, जल विरोधी है, जल में नहीं घुलेगा, ये क्या करेगा, जल से दूर भागेगा और जल से दूर भागकर कहाँ जाएगा, मैल के पास जाएगा, इस मैल के पास चला जाएगा। मैल को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देगा क्योंकि उसको भागना है, द्रव से दूर भागना है, उसे जल से दूर भागना है। दूसरा जो भाग है इसी के साथ जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें सोडियम आयन है और जिसमें O नेगेटिव आयन है, वो जल में घुलनशील है पूरी तरह, उसे जल से कोई समस्या नहीं है, तो वो जल के पास रुका रहेगा। देखो एक भाग दूर भाग रहा है, दूसरा भाग वहीं पर रुका हुआ है, इसका मतलब आपस में खींचतान शुरू हो गई। जो एक स्थायी संरचना बनी हुई थी साबुन की, अब उसमें खींचतान शुरू हो गई। खींचतान शुरू होने के बाद कौन जीतेगा, कौन हारेगा। जैसे हम साबुन लगा रहे हैं कपड़े के ऊपर, लगा रहे हैं कपड़े के ऊपर, तो हम क्या कर रहे हैं, उस खींचतान को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, वो खींचतान हमने और ज़्यादा बढ़ा दी है। अब खींचतान और ज़्यादा बढ़ाने से होगा क्या अल्टीमेटली, कि जो साबुन के अणु हैं वो इस मैल के चारों तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। कोई एक मैल नहीं है, बहुत सारे मैल के अणु लगे हुए हैं, उनके चारों तरफ साबुन के बहुत सारे अणु आ जाएंगे। अब ये जो बहुत सारे अणु साबुन के इकट्ठे हुए इस मैल के चारों तरफ, इसको बोलते हैं मिसल, इसी को हम मिसल बोलते हैं। ठीक है, अब इस मिसल में क्या होगा, ये अंदर वाला भाग तो इसके साथ जाएगा और जो बाहर वाला भाग है, आयनिक भाग जो जल में घुलनशील हो सकता है, वो जल के साथ जाएगा। देखो जब कपड़े धोते हैं तो दो चीज़ें मिलती हैं हमें, कपड़े के साथ साथ दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो मैल वाला गंदा पानी मिलता है और एक साबुन वाला झाग वाला पानी मिलता है। तो जो झाग वाला पानी है उसके अंदर हमारा ये वाला भाग घुला हुआ, इस तरफ वाला भाग घुला हुआ, ये भाग यहाँ पर ये पूरा घुला हुआ, और जो मैल वाला पानी है उसमें हमारा ये वाला भाग मिलके बाहर निकला। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्रियाविधि थी, मिसेल कैसे बनता है और मिसेल बनने के बाद वो कोलोइड के रूप में कैसे काम करता है, क्योंकि ये एक मिसेल बनने के बाद इसको हम क्या बोलेंगे, अब संगुणित कोलोइड, इसे संगुणित कोलोइड बोलते हैं। अच्छा, अब अगले भाग के बारे में, चैप्टर के बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बनी है तो इसलिए थोड़ा लंबा खिंच गया है चैप्टर, पर अभी केवल 2 वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जो आगे आने वाली वीडियोस आएंगी वो 20 मिनट से ऊपर की 2 वीडियो होंगी, उनमें हमें 2 टॉपिक लेने हैं। एक टॉपिक हमें लेना है कि कोलोइड को कैसे बनाया जाता है, दूसरा टॉपिक हमें लेना है कोलोइड की कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं। ठीक है, ये 2 टॉपिक पढ़ने, उनमें से थोड़ा सा मैं तुम्हें बता देती हूँ, प्रस्ताव में थोड़ी बता देती हूँ कि कोलोइड को कैसे बनाया जाता है। देखो जैसे ये बड़े आकार के अणु थे, इनको तोड़कर कोलोइड के साइज में लेकर आए, इसको बोलते हैं हम डिस्पर्शन मेथड। डिस्पर्शन मेथड मतलब विघटन, तोड़ना। ठीक है, एक दूसरा छोटे आकार के अणुओं को जोड़कर हमने बड़े आकार का कोलोइड विलीन बनाया था, कोलोइड के आकार का कोलोइड विलीन बनाया था, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन या संगठन। तो ये 2 प्रकार हमें पढ़ने हैं, उनके छोटे छोटे से और सब टाइप भी आते हैं, छोटे और भी प्रकार आएंगे। ठीक है, तो ये 2 वीडियोस में अपना चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, और मैं कोशिश करूँगी कि कल अगर छुट्टी रहती है तो तुम्हारे पास चैप्टर के नोट्स भेज दूँगी, जिससे तुम पहले ही पढ़ पाओ दोनों चीज़ों को, और हम फिर वीडियो में एक्सप्लेन कर लेंगे उसको।